व्यू 360 में अफगानिस्तान में इमदादी तंजीमों की दूर दराज इलाकों तक रसाई आसान, लेकिन खवातीन के लिए सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी नुमाइंदे से गुफ्तगू। अमेरिका में बच्चों की पैदाइश और परवरिश वालिदैन की जेब पर कितनी महंगी पड़ती है। हमारा वो जो बच्चे पैदा करने का लोन हमने लिया था, वो हम बच्चे के 2-3 साल तक पे ऑफ करते रहते हैं। और जानिए कि आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की पुलिस ने तस्दीक की है कि बुध की शाम शहर की मस्जिद में होने वाले खुदकुश बम धमाके में हलाकतों की तादाद 21 हो गई है, जबकि 33 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। धमाके में एक बासर आलम दीन भी हलाक हुए हैं। हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम दाइश गैर मुल्की अफवाज के मुल्क से इनखला के वक्त से अब तक कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ले चुकी है। ये अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पहला साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क में होने वाला ताज़ा तरीन हमला है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक और हमले में तालिबान से मुंसलिक एक आलिम दीन को हलाक कर दिया गया था। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार जहांगीर खटक। थैंक यू फॉर योर टाइम जहांगीर साहब। ये बताइए, तालिबान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के दिफा में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने का दावा करते आए हैं। क्या दाइश की दहशत गर्दी का ख़तरा और उनके हमलों से होने वाला जानी और माली नुकसान उनके नज़दीक गैर अहम है, या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी नज़र आती है आपको? बहुत शुक्रिया इरम। देखिए, तालिबान की जानिब से अभी तक तो काफ़ी डिस्मिसिव रवैया रहा है। जब से पूछा गया कि दाइश जो है उसकी ताकत बढ़ रही है अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने उसको डिसमिस किया कि नहीं, हमारे लिए हेडेक है, लेकिन हमने इनको पहले भी डिफीट किया, अभी भी डिफीट करेंगे। लेकिन जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं, तो मेरा ख्याल ये कि वो जो हुकूमती अमल है जिससे वो खुद यानी उनके जितनी भी हुकूमत में अफराद हैं, उनका ज़ाहिर है कि हुकूमत में कोई तजुर्बा साबिका है नहीं, तो वो ज़्यादातर उस तरफ उनकी तवज्जो चलेगी। और महसूस ऐसा होता है कि अभी तक कोई बड़ा ऑपरेशन नज़र नहीं आया दाइश के ख़िलाफ़। शुरू के दिनों में कुछ ऐसी खबरें ज़रूर आई थी कि तालिबान ने कुछ ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन उसके बाद तालिबान जो हैं वो महसूस ऐसा होता है कि वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, जहाँ पर कि दाइश की ताकत बढ़ रही है। आपने जिस तरह ये ज़िक्र किया इस हमले का, जो कि काबुल में एक मस्जिद में हुआ जिसमें 21 अफराद शहीद हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले 1 हफ़्ता पहले काबुल ही में एक मदरसे में भी इसी किस्म का हमला हुआ था, जिसमें एक और जो प्रो तालिबान आलिम थे, रहीमुल्लाह हक्कानी, वो बीच में उन्होंने अपनी जान गंवाई, वो फौत हुए बीच में। और उसके बाद खबरें ये आई कि दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, बिकॉज़ जो रहीमुल्लाह हक्कानी थे वो मशहूर थे कि वो दाइश के ख़िलाफ़ काफ़ी तकारीर करते थे। अब जो ये हमला है, अब तक तो गरचे किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं तो वो महसूस ऐसा ही होता है कि शायद दाइश ही इसमें शामिल हो। अब सवाल ये है कि तालिबान इस वक़्त, जब अफ़गानिस्तान एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, वबा फैली हुई है, गुर्बत फैली हुई है, बीमारी, अफलास और हंगर यानी भूख फैली हुई है, और जो अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो बैठी हुई है, सेहत आमा का निज़ाम तकरीबन बैठा हुआ है, और उसके साथ-साथ जो ख़वातीन के बच्चों के स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स काफ़ी अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से में आज भी बंद पड़े हैं। तो अफ़गानिस्तान में जो सूरत-ए-हाल सियासी है वो पहले से काफ़ी मुनक़सिम सियासत थी, और साथ ये कि हुकूमत जो थी उसमें कुछ गिरफ्त तो नज़र आई कि उन्होंने काफ़ी जगहों पर जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको कुछ उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन दाइश का दोबारा वापस आने का मतलब ये है कि तालिबान उनको उन जगहों पर कंट्रोल करने में या उनको डिफीट करने में अभी तक नाकाम हुए हैं, और लगता है कि ये ख़तरा और बढ़ सकता है, और तालिबान ने अगर कुछ ना किया तो अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जी, ये बताइएगा जहांगीर साहब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस खदशे का इजहार करती आई है कि तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल अफ़गानिस्तान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन सकता है। क्या आपको लगता है कि अयमन अल ज़वाहिरी की हलाकत से ये इम्कान कम हुआ है? मेरा नहीं ख्याल।
میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جب طالبان نے کابل پر وہ آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی قبضہ کیا تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر آج بھی 16 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، جن میں داعش اور القاعدہ اور ٹی ٹی پی اور پھر اسلامک وہ جو ازبکستان کے جو اسلامسٹ ہیں، چائنیز اسلامسٹ ہیں، اور بہت سارے جو مختلف گروپس ہیں جو کہ اپنی اپنی ریاستوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان تمام کی موجودگی کا اظہار کے بارے میں رپورٹس یونائٹڈ نیشنز دے رہی ہے۔ ایمن الظواہری کے جانے کے بعد میرا نہیں خیال کہ القاعدہ ختم ہوئی ہے افغانستان میں، یا دوسرے دہشت گرد گروپ جو اس وقت یعنی یو این ڈیزگنیٹڈ دہشت گروپ ہیں جو کہ اس وقت بھی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ کچھ ایسے گروپ ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ طالبان حکومت کے باقاعدہ رابطے ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ ایسے ہیں جس طرح کے داعش ہو گیا جن کے خلاف جو آپس میں لڑ رہے ہیں بیسیکلی۔ یہ بتائیے گا جانے سے پہلے کہ پاکستان کے علاقے سوات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں افغان طالبان کے حامی تحریک طالبان پاکستان کی گرفت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنی پریشان کن صورتحال ہے؟ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے۔ دیکھیے اچانک تو نہیں، لیکن خبریں تو آنا شروع ہو گئی تھی اس سال کے شروع سے۔ خبریں آنا شروع ہوئی تھی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے کہ وہاں پر طالبان دیکھے جا رہے ہیں انکریزنگ نمبرز میں۔ پھر اس کے بعد سوات میں آیا، لیکن سوات کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی اس لیے کہ جب انہوں نے کچھ سیکیورٹی آفیشلز کو جو ہے اغوا کیا، اس کے بعد وہ ہیڈ لائنز بنی، اور پھر اس کے بعد طالبان کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے افغان طالبان کے توسط سے، ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان سے پوری طرح سے نکلے بھی نہیں تھے، ہم تو آج بھی موجود ہیں، لہٰذا ان کی موجودگی تھی اور کافی بڑی تعداد میں واپس سوات ویلی آنے کی اطلاعات ہیں۔ یقیناً اس سے خوف کی فضا بھی پھیل رہی ہے کیونکہ لوگوں کو ان کا دور نہیں بھولا ابھی تک، اور ساتھ ہی کہ ریاست سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر اگر طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو سیز فائر کی ڈیل ہوئی ہے، جس کی طرف طالبان نے اپنے جو ایک بیان ان کا حالیہ دنوں میں آیا ہے اس میں اشارہ بھی ہوا ہے، تو آخر اس کی جزیات ہیں کیا، اس کے اندر کیا فیصلہ ہوا، کس بنیاد پر پاکستان سیز فائر پر آمادہ ہوا، اور یہ کہ وہ افراد جو کہ پاکستانی حکومت کو مطلوب تھے کیا وہ کسی کورٹ آف لا کو فیس کریں گے، یہ بڑے سوالات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ افغانستان میں امدادی کارروائیوں کے لیے اقوام متحدہ نے 4 ارب 40 کروڑ ڈالر اپیل کی تھی، لیکن اب تک اسے صرف 1 ارب 80 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں موسم سرما کی آمد سے افغان عوام کے لیے حالات سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق افغانستان کے انسانی بحران میں اس وقت تک کمی نہیں آ سکتی جب تک وہاں کے بینکنگ سیکٹر پر لگائی گئی پابندیوں کو نہیں اٹھایا جاتا۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن میں سیکرٹری جنرل کے نمائندے کے نائب مارکس پوتزل سے بذریعہ اسکائپ ایک انٹرویو میں اسی پس منظر میں سوال کیا کہ آیا اقوام متحدہ اس کے لیے کسی قسم کا دباؤ ڈال سکتا ہے؟ نہیں، اقوام متحدہ اس کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ معاملہ افغانستان اور ان ممالک کے بیچ میں ہے جہاں یہ اثاثے موجود ہیں۔ امریکہ اس پر کام کر رہا ہے، وہ نہ صرف مرکزی بینک کے عہدیداروں کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بھی جو اقتدار میں ہیں، اور انہیں اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ امریکہ نے اس سلسلے میں کچھ جنرل لائسنسز کا اجرا کیا ہے، جن میں سب سے مقبول لائسنس نمبر 20 ہے، جس سے امدادی کام کے لیے پیسہ استعمال کرنا ممکن ہوا۔ تاہم یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے اور طالبان کو اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر مرکزی بینک کے بورڈ پر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ممنوع افراد کی لسٹ میں ہیں تو اس کا حل یا تو انہیں لسٹ سے نکلوانا ہوگا یا انہیں تبدیل کرنا ہوگا۔ جب جواب دہی اور شفافیت کی بات ہو تو طالبان کو قواعد کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ پیسہ افغان عوام کا ہے۔ عائشہ تنظیم نے اقوام متحدہ کے نمائندے سے یہ بھی پوچھا کہ ان کے مشن کو افغانستان میں کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔
while lack of economic system, the lack of a functioning banking system. एक फ़ाल माशी निज़ाम और बैंकिंग सिस्टम की अदम मौजूदगी एक मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश से महंगाई पर काबू पाने के लिए $1 अरब से ज़्यादा रकम मुल्क में पहुंचाई गई, जो बड़ी कामयाबी थी, और अफ़गान करेंसी की कदर गिरना भी रुक गया। ऑपरेशनल सतह पर एक जानिब अब हमारी और गैर सरकारी तंजीमों की इमदादी टीम्स की दूर दराज इलाकों तक रसाई ज़्यादा आसान हो गई है। दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए जहाँ NGOs या UN के लिए काम करना तो नामुमकिन नहीं, लेकिन औरतों के लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता बरस तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद लाखों अफ़गान शहरी मुल्क छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में चले गए थे। पाकिस्तान में बहुत से अफ़गान तारकीन वतन को रोज़गार और कानूनी दस्तावेज़ात ना होने की वजह से दुश्वारियों का सामना है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। 17 साला बेनज़ीर अख्तरी सड़क के किनारे एक टेंट में बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनकी तरह इन बच्चों के पास भी बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का कोई मौका नहीं है। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान आई थी कि यहाँ मैं अपनी तालीम जारी रख सकूंगी। 6 माह तक मैंने हर स्कूल के दरवाजे पर दस्तक दी है, लेकिन कोई भी मुझे दाखिला देने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरे पास POR कार्ड नहीं है। अख्तरी उन लगभग 2.5 लाख अफगानों में से एक हैं जो मुल्क से फरार होकर पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद अफगान पनाहगुज़ीन अपनी रजिस्ट्रेशन का सबूत या POR हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त मिलती है। ये कार्ड पाकिस्तान की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीनों के इदारे के ताउन से जारी करती है। क्योंकि पनाहगुज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद को इस कार्ड की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें 1 बरस या उससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार है। किराए पर मकान लेना इंतहाई मुश्किल है। हम अपने फ़ोन के लिए सिम कार्ड्स नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन कार्ड के बगैर बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें लेना भी दुश्वार है। तालिबान के अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने से पहले भी तकरीबन 30 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मुकीम थे। उनमें से बहुत से 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन और उन इस्लामी अस्करियत पसंदों के दरमियान अशरों तक जारी रहने वाली अफगान जंग के दौरान यहाँ आए थे, जिन्हें मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता है। अशरों पहले आने वाले इन महाजरीन में से भी कुछ को सरकारी तौर पर पनाहगुज़ीन की हैसियत हासिल नहीं है। बहुत से नए आने वाले महाजरीन का कहना है कि वो कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं, ज़्यादातर यूरोप या शुमाली अमरीका जाना चाहते हैं। UNHCR के हुकाम का कहना है कि कार्ड जारी करने के लिए वक्त और कोशिश दरकार है। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो उनके लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अपने वसाइल में इजाफा किया है, लेकिन हमारे लिए इनका इंटरव्यू और स्क्रीनिंग करनी लाजमी है, उसमें वक्त लगता है। इस दौरान कार्ड के बगैर ये पनाहगुज़ीन सेहत की देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। एक बार मैं अस्पताल गई, लेकिन वो मेरी दस्तावेज़ात देखना चाहते थे। उस वक्त मेरे पास ना तो पनाहगुज़ी कार्ड था और ना ही पासपोर्ट, इसलिए मेरा इलाज नहीं हो सका। अख्तरी सोचती हैं कि ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रजिस्टर किए जाने का इंतज़ार कर रही हैं, क्या डॉक्टर बनने का उनका ख्वाब चिकनाचूर होकर रह जाएगा। मलिक वक़ार अहमद के साथ शहनाज अजीज़, वॉइस ऑफ अमेरिका। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। कोविड-19 और बढ़ती हुई महंगाई ने जहां अमरीकी शहरियों के लिए दीगर मसाइल में इजाफा किया है, वहीं बच्चों की डे केयर्स और उनकी देखभाल के लिए आया को रखने का मुआवजा भी बढ़ गया है। अमेरिका में काम करने वालिदैन बच्चे पैदा करने से लेकर उन्हें पालने के मरहलों में किन किन माली मुश्किलात से गुजरते हैं, जानिए आयजा इरफान की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में बच्चा पैदा करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। एंड इनफैक्ट आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो ये कहते हैं कि हमारा वो जो बच्चे पैदा करने का लोन हमने लिया था, वो हम बच्चे के 2-3 साल तक पे ऑफ करते रहते हैं।
امریکہ میں بچوں کی پیدائش اور پرورش دونوں ہی بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ کائزر فیملی فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق ایک بچے کی پیدائش کا اوسط خرچ 18 سے 20 ہزار ڈالر کے قریب ہے، مگر اولاد کی نعمت ملنے کے بعد اخراجات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں سب سے ضروری اور بھاری بھرکم خرچ چائلڈ کیئر کا ہے، خصوصاً ایسے میں جب ملک کے 62% گھرانوں میں ماں باپ دونوں کام کرتے ہوں تو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کا مناسب بندوبست کرنا ایک بنیادی ضرورت بن جاتا ہے۔ مریم اور سمیر دونوں ورکنگ پیرنٹس ہیں اور انہیں بھی بیٹے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس ضرورت کا احساس ہونے لگا۔ I was looking for a nanny when I just gave him birth because I was like I would have to come back to work. تو I think کہانی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو صرف let's say 6 to 8 weeks کی چھٹیاں ملتی ہیں اپنے آفس سے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو خیر وہ تو کووڈ میں پیدا ہوا تو مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم مل گیا، بٹ جنرلی نارمل سینیریوز میں آپ کو یہ پلان کرنا ہے اب کہ جب آپ آفس واپس جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ کہاں جائے گا، یا وہ نینی کے پاس جائے گا یا وہ ڈے کیئر جائے گا۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھریلو آیا، ڈے کیئر سینٹر اور فیملی کیئر سینٹر جیسی آپشنز تو موجود ہیں، مگر ایسی نینی یا ڈے کیئر کا انتخاب جو قابل بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ جیب پر بھاری بھی نہ پڑے کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ کیئر گیور سٹاف فراہم کرنے والے آن لائن پلیٹ فارم care.com کے ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ میں 51% والدین اپنی آمدنی کا 20% بچوں کی دیکھ بھال کی سروسز پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ نینی کے پاس رہتا ہے یا پھر ڈے کیئر جاتا ہے تو آپ کی جو کاسٹ ہے پر منتھ وہ $1000 سے لے کے $2500 کے بیچ میں رہتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سروس اور کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ گھر آ کر بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی آیاؤں کی نسبت ڈے کیئر اور فیملی کیئر سینٹرز اگرچہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے، مگر کووڈ-19 کے دوران امریکہ میں 16,000 کے قریب بچوں کی روزانہ کی دیکھ بھال کے ادارے بند ہو جانے کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ کا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے والدین ان خدمات کی منہ مانگی اجرت دینے پر مجبور ہیں۔ care.com کے سروے میں دیکھا گیا ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر خاندان $10,000 یعنی 21 لاکھ روپے سالانہ کے قریب بچوں کی دیکھ بھال کے ضمن میں خرچ کرتے ہیں۔ رپورٹ میں امریکہ میں چائلڈ کیئر کے لیے مہنگے ترین علاقوں کی ایک لسٹ بھی فراہم کی گئی ہے، جس کے مطابق امریکی دارالحکومت میں چائلڈ کیئر کی سروسز کی لاگت سب سے زیادہ ہے۔ امریکی والدین بچوں کی دیکھ بھال کا خرچ غیر ضروری اخراجات کم کر کے یا ایک سے زیادہ نوکریاں کر کے پورا کر رہے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی جاب سے تھوڑا بریک لیا کیونکہ ان کے اب 2 بچے پیدا ہو گئے تھے جو کہ بہت بیک ٹو بیک تھے، اور بچوں کو نینی کے پاس بھیجنا یا پھر جاب پہ جانا یا ڈے کیئر بھیجنا واز ناٹ ایون ورتھ لیونگ یور چائلڈ وتھ سمبڈی ایلس۔ اور آئی تھنک یہی اب بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے کپل شاید بچہ پیدا کرنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ ایزی، اٹس لاٹ آف فائنینشیل رسپانسبلٹی ریزنگ اے چائلڈ ان US۔ پاکستان میں چائلڈ کیئر کی اتنے پرائسز نہیں ہیں، آپ کو ہاؤس ہیلپ یا میڈ ویسے بہت کم پیسوں سے مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر آپ میڈ نہیں بھی رکھتے تو آپ کا فیملی، آپ کے پیرنٹس، جیسے میرے پیرنٹس وہاں ہیں تو میں شاید ان کو بچہ دے کے اپنی جاب پہ چلی جاتی، تو بالکل وہاں پہ آسان ہوتا بچہ پیدا کرنا۔ امریکی حکومت کی جانب سے سالانہ $2000 والدین کو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کے طور پر دیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ کیئر سروسز میں اضافہ اور چھوٹے بچوں کے والدین کے دفتری اوقات کار اور چھٹیوں کی تعداد میں بہتری کے ذریعے ورکنگ پیرنٹس کا بوجھ مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو جرسی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی ہماری یادوں میں زندہ رہتا ہے۔ وقت تو کبھی رکتا نہیں، کیوں نہ ایک کام کریں، ہم خود رک جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا کچھ بدل گیا اور اس نے ہمیں کیسے بدلا۔ میں بہجت جیلانی، پچھلی 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو کے ذریعے آپ کا میرا ساتھ، اور اب وائس آف امریکہ سے میں آپ کے لیے لائی ایک نیا پوڈ کاسٹ، کل اور آج۔ اس میں ہم بات کریں گے ان معروف شخصیات سے جنہوں نے پل پل بدلتی اس دنیا کا بھرپور مشاہدہ کیا۔ انہی سے بات ہوگی کل اور آج کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ماضی میں جھانک کر بہت مزہ آئے گا، تو آئیے ہر ہفتے سنیے میرے ساتھ VOA اردو کا پوڈ کاسٹ کل اور آج۔ آسمانی بجلی کس نے نہیں دیکھی، اور بجلی گرنا محض ایک محاورہ نہیں بلکہ یہ حقیقتاً گرتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سیکنڈ میں تقریباً 40 سے 50 بار بجلی چمکتی ہے، یا ہر سال تقریباً 140 کروڑ بار بجلی چمکتی ہے۔ یہ اعداد ہیں جیولوجی ویب سائٹ کے۔ یہ برقی مادہ انتہائی طاقتور اور مہلک ہو سکتا ہے۔ آج صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسے کاؤ بوائے سے جن پر 17 برس پہلے بجلی گری تھی، جس نے ان کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔
धूप से चमकती उस दोपहर आसमान पर कोई बादल नहीं था। उस दिन स्कॉट कनटसन के घोड़े रैंच में खुले फिर रहे थे और वो अपने रैंच पहुंचकर बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी बेटी हेली की पहली सालगिरह मनाने जा रहे थे। अभी उनकी बीवी ने बच्ची को उनके बाएं बाजू में सौंपा ही था कि अचानक आसमानी बिजली उन पर गिरी और स्कॉट के सर से होकर उनके उसी बाजू जिसमें उन्होंने बच्ची को उठाया हुआ था गुजर गई। बिजली मेरे सर पर गिरकर मेरे हाथ से गुजर गई तो मैं गिर गया और करंट मेरी बीवी के सामने से गुजर गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हेली ठीक थी। मैंने जिंदगी में बहुत सी चोटों का सामना किया है, लेकिन ये सबसे सख्त चोट थी और यूं लगा जैसे उसने मुझे जमीन के साथ गाड़ दिया। वो कहते हैं उनका दिमाग माउफ था और वो अपने जिस्म में शदीद हिद्दत महसूस कर रहे थे। स्कॉट जिंदा तो बच गए, लेकिन न सिर्फ उनके अंदरूनी आज़ा बल्कि उनकी याददाश्त और बहुत सी दूसरी सलाहियतें बुरी तरह मुतासिर हुई। मैं खिड़की से बाहर देखता तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने जानवरों के पास जाऊं। अपनी बेटी को देखता तो उसे उठाने को दिल चाहता। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, मैं दौड़ नहीं सकता था, मैं पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वहां बैठकर बाहर देखते रहना मुझे मुतासिर करता। मैं मनफी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता था और न ही हालात को कबूल करके हार मानना चाहता था। हम हर रोज एक नया हदफ मुतय्यन करते और ये कि इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, और हमने यही किया कि मेरे सामने वो चीजें रखी जो मैं वाकई करना चाहता था। हादसे के 17 साल बाद आज स्कॉट जहां खड़े हैं, यहां पहुंचने में खुद उनकी और उनकी बीवी की मेहनत शामिल है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ दोबारा चलना, लिखना और पढ़ना सीखा। अब स्कॉट कनटसन एक काउबॉय, कारोबारी शख्सियत और पॉडकास्टर हैं। वो हॉलीवुड की एक फिल्म में काउबॉय का किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी किताब भी शाया होने वाली है। वो अब दूसरों को आसमानी बिजली से बचने की आगाही देते हैं। जिस रोज़ स्कॉट पर बिजली गिरी उस दिन उनसे 15 मील के फासले पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अमेरिका में एक साल में औसतन 2.5 करोड़ मरतबा बिजली गिरती है, जो सालाना औसतन 49 हलाकतों का सबब है। बिजली का एक बोल्ट सूरज की सतह से ज़्यादा गर्म होता है। व्हाइट हाउस के सामने वाक़े लाफेट स्क्वायर में इस दरख्त पर जो डैमेज है वो बिजली गिरने की वजह से है। हाल ही में आने वाले एक तूफ़ान के दौरान 4 अफराद ने इसके नीचे पनाह ली, जिनमें से 3 जिंदा नहीं बच सके और एक की हालत नाजुक है। नेशनल वेदर सर्विस के एरॉन ट्रेडवे कहते हैं कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो तूफ़ान के दौरान दरख्त के नीचे पनाह लेते हैं। कड़कती बिजली के लिए दरख्त आसान हदफ होते हैं क्योंकि बिजली किसी चीज़ से टकराना चाहती है और दरख्त अपनी ऊंचाई की वजह से सबसे पहले उसकी जद में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गरज सुनते ही किसी इमारत के अंदर चले जाएं। बाहर बिजली से कोई जगह महफूज नहीं है। अगर आप बाहर हैं तो आप पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा है, लिहाजा गरज की आवाज़ सुनते ही अंदर चला जाना अच्छा है। अगर आप बाहर कैंपिंग कर रहे हैं या साहिल समंदर पर या हाइकिंग कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी एक अच्छी पनाहगाह है, क्योंकि ये आपको इस बिजली से बचाने के लिए एक किस्म का पिंजरा फराहम करती है। एरॉन कहते हैं कि टकराने के बाद करंट इंतहाई तेज़ी से किसी शख्स या शय से गुजरकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर फैलकर ख़त्म हो जाता है। निकोल लिरियानो जीसी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की बटालियन चीफ हैं और वाइट हाउस के सामने जब बिजली गिरी तो फर्स्ट मेडिकल रिस्पांस की जिम्मेदार वो थी। वो कहती हैं ऐसी सूरत हाल में आसपास खड़े लोगों की जानिब से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और CPR जाने बचाने में इंतहाई अहम है। हम नहीं चाहते कि मदद करने के लिए कोई खुद को खतरे में डाले। अपनी हिफाजत यकीनी बनाने के बाद पहले 911 को कॉल करें और फिर ये जानने की कोशिश करें कि वो होश में है या नहीं। अगर नहीं तो फौरन उसके सीने पर दबाव डालना शुरू करें यहाँ तक कि मदद पहुँच जाए। स्कॉट कनटसन कहते हैं इस वाक़े ने उन्हें और उनके ख़ानदान को जज्बाती, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत बनाया है और वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बेहतर महसूस करते हैं। उनके ब्रांड काउबॉय एंटरप्रेन्योर के लोगों में उनके नाम के हर्फ के साथ बिजली की कड़क का अक्स शामिल है, जो अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो आइए facebook.com/voa urdu के पेज पर। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।